अभी पिछले वीडियो में हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो दो लॉ उन्होंने बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, वो हमने वहां पर समझ लिया। यहाँ पर अब आगे हमें मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस समझना है। तो यहाँ पे हमें हमारे टॉपिक है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो जीन का इनहेरिटेंस हम साथ में स्टडी करते हैं। जब भी हम कभी दो जीन्स का साथ में इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई दो जीन्स जो होंगे वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, तो दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस भी जब हम साथ में स्टडी करते हैं तो इन दोनों डेफिनेशन को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन बुला सकते हैं। मेंडल का एग्जाम्पल लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उन्हीं कैरेक्टर्स को यूज करके डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम समझने वाले हैं। मेंडल ने पी प्लांट के दो कैरेक्टर्स उठाए। वो दो कैरेक्टर्स थे सीड के शेप और दूसरा कैरेक्टर था सीड का कलर। दोनों ही जो कैरेक्टर हैं वो सीड से रिलेटेड है, एक कलर से रिलेटेड है और एक उसके शेप से रिलेटेड है। इन दोनों कैरेक्टर्स के दो दो ट्रेट्स होते हैं। सीड शेप के रिस्पेक्ट में अगर हम ट्रेट की बात करें तो राउंड शेप होता है और दूसरा शेप होता है रिंकल्ड। इसमें से जो राउंड शेप वाला एलील है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड वाला रिसेसिव है। सीड कलर की बात करें तो इसी तरह से येलो सीड कलर है, ये डोमिनेंट है, कैपिटल वाई से लिखेंगे, और ग्रीन सीड शेप कलर है जिसको हम स्मॉल वाई से लिखेंगे क्योंकि ये रिसेसिव है। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं और उनके डिफरेंट एलील्स और आपस में उनका रिलेशन डोमिनेंस और रिसेसिव कौन कौन सा है वो हमने यहाँ पे बना दिया। क्रॉस कराने के लिए मेंडल ने फिर से प्योर पेरेंट सेलेक्ट किए। जैसे मेंडल हमेशा पेरेंट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्योर पेरेंट्स, तो मेंडल ने यहाँ पर भी प्योर पेरेंट इस्तेमाल किए। एक जो पेरेंट है वो प्योर राउंड एंड येलो, मतलब कैपिटल आर प्योर राउंड और प्योर येलो कैपिटल वाई। इसको क्रॉस करवाया प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन, स्मॉल आर प्योर रिंकल्ड और स्मॉल वाई प्योर रिंकल्ड ग्रीन। तो ये है हमारे पास में राउंड एंड येलो इसका फिनोटाइप, और यहाँ पे फिनोटाइप आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे। भाई यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों ही कंडीशन होमोजाइगस की हैं और होमोजाइगस कंडीशन में एक ही गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी गैमीट्स की, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर भी दोनों जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में है, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही यहाँ पर गैमीट्स की बन सकती है। गैमीट्स आपस में फ्यूज करके F1 जनरेशन बनाएंगे और जो F1 जनरेशन का जीनोटाइप आएगा वो 100% इस तरह का आएगा। 100% जो F1 का जीनोटाइप आने वाला है, फीलियल 1 जनरेशन का जो जीनोटाइप आने वाला है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर फिनोटिपिकली बात करें तो ये राउंड होगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, और येलो होगा क्योंकि येलो डोमिनेंट है। तो सारे के सारे F1 जनरेशन फिनोटिपिकली राउंड एंड येलो दिखाई देंगे और जीनोटिपिकली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिखाई पड़ेंगे। F2 जनरेशन बनाने के लिए जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, सेम यहाँ पे करना है। F1 जनरेशन की सेल्फिंग, जब F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करेंगे तो सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करने वाले हैं, इनके बीच में क्रॉस, जिसको हम सेल्फिंग बोलते हैं क्योंकि इनका जीनोटाइप बिल्कुल सेम है। क्रॉस कराने से पहले गैमीट बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो तो दोनों जो जीन हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इधर भी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। कौन कौन से बनेंगे वो भी समझ लो। सारी पॉसिबिलिटी हमें बनानी है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो हम 4 यहाँ पे गैमीट बनाते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर के साथ स्मॉल। ये 4 तरह के गैमीट यहाँ पर बनेंगे।
सेम एग्जैक्ट, क्योंकि जीनोटाइप इसका भी सेम है, बिल्कुल यहाँ पर भी सेम टाइप के गैमीट बनने वाले हैं। और यहाँ पे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, तो चार चार तरह के गैमीट दोनों पेरेंट्स के थ्रू बने हैं। अब इतने सारे गैमीट्स को क्रॉस कराने के लिए हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो और सारे के सारे गैमीट आपस में फ्यूज कर पाए। पुनेट स्क्वायर का कंसेप्ट आपको पता ही है, एक पेरेंट के गैमीट हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं और एक पेरेंट के गैमीट हम वर्टिकली इस तरह से प्लेस कर देते हैं। दोनों पेरेंट के पास क्योंकि चार चार गैमीट्स हैं, तो दोनों तरफ चार चार कॉलम्स बनेंगे। यहाँ पर चार बना लेते हैं हम, 1 2 4, इधर भी 4 बना लेते हैं। ये इनके गैमीट यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, पहले पेरेंट के गैमीट इस तरफ प्लेस कर देते हैं, और सेम दूसरे पेरेंट के जो गैमीट हैं वहाँ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद में जो इनका जीनोटाइप आएगा वो हम इन बॉक्सेस में लिखते जाएंगे। मतलब इस वाले बॉक्स में हम किसका क्रॉस लिखेंगे, इसका और इसका। तो यहाँ पे हम जब इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा। इस वाले बॉक्स में जो क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। इस वाले बॉक्स में जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आएगा। यहाँ पे जब क्रॉस कराएंगे तो यह आएगा। ऐसे ही सारे पहले हम क्रॉस करा लेते हैं। अभी थोड़ा सा जल्दी से क्रॉस करा लेते हैं ताकि हम आगे फिर जंप कर पाएंगे। डोमिनेंट वाले को पहले लिख देते हैं। ये हमारे पास में टोटल जाइगोट कॉम्बिनेशन बन गए। पुनेट स्क्वायर हमको क्या देता है, जो जाइगोट में जीनोटाइप कॉम्बिनेशन किस तरह का बन सकता है उसकी सारी पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी अगर देखें तो 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास में 16 है। जो जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते थे वो 16 जाइगोट हमने यहाँ पे बना लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो की। अब ये तो बहुत बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसमें जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो ढूंढना एक एक करके ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, वो बाद में इसको सम अप कर लेंगे। पहले बात करते हैं हम जीनोटिपिक रेशो। ये जीनोटिपिक रेशो आपको याद नहीं रखना, उसके लिए एक ट्रिक होती है। तो अभी तो बस हम यहाँ पे आपको लिखाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है, बस ये एक बार लिख लेना है, इसको याद नहीं करना। याद करने के लिए हम अलग से ट्रिक बताएंगे। एक गैमीट को, एक जीन को पकड़ के उसका सारा डोमिनेंट लिख दो, सारा हेट्रोजाइगस लिख दो और सारा रिसेसिव वाला लिख दो। हो गए ये तो सारा डोमिनेंट, सारा हेट्रोजाइगस और सारा रिसेसिव। अब दूसरे जीन को पकड़ के तीनों कंडीशन एक ही साथ लिखो, होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस रिसेसिव। इससे तुम्हारे सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जो भी तुम्हें यहाँ पर मिल रहे हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो टोटल 16 मिल रहे हैं, कुछ रिपीट हो रहे हैं, है ना, सारे यूनिक नहीं है, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाली लाइन, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो 9 अलग अलग जीनोटाइप हैं इनमें डिफरेंट रेशो दिखाई पड़ेगा। और जो रेशो है वो कैसे निकाला जाएगा, अभी आप डायरेक्ट बस आपको ये लिखवाया जा रहा है, याद करने के लिए हम अलग से कंसेप्ट बताएंगे। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो जो रेशो आया है वो क्या आया है, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है,
ये भी याद नहीं करना, ये सिर्फ लिखाने के लिए हमने यहाँ पे आपको लिखाया है। अब इसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं। जैसे हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आता है F2 जनरेशन में, एक फिनोटिपिक रेशियो भी तो आएगा। तो हमारे पास में फिनोटिपिक रेशियो किस तरह से आएगा, क्योंकि हमें बाहर से तो फिनोटाइप ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। टोटल को मिलाकर के अभी भी 16 आएगा। 9 तिया 12, 13, 14, 15 और 1 16। अब इनके फिनोटाइप्स दिखते कैसे हैं? जो 9 है ये राउंड एंड येलो, मतलब फिनोटाइप में अगर दोनों डोमिनेंट की बात करें तो उनका रेशियो है 9:। ये जो दोनों हैं 3:3, ये एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है और दूसरे कैरेक्टर के लिए रिसेसिव है। जैसे ये वाले 3 को हम बोल सकते हैं कि भाई ये राउंड है और रिंकल्ड, मतलब शेप के लिए डोमिनेंट है बट कलर के शेप के लिए डोमिनेंट और कलर के लिए ग्रीन होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, शेप के लिए मान लो ये रिंकल्ड है और यहाँ पे ये येलो है। यहाँ पे पूरी तरह से रिसेसिव कंडीशन है, रिंकल्ड कंडीशन प्लस ग्रीन कंडीशन। तो ये रेशियो बन गया इनका। जो फिनोटिपिकली पूरा डोमिनेंट है वो 9, जो एक में डोमिनेंट है वो 3, जो एक में डोमिनेंट है वो 3 और जो दोनों में रिसेसिव है वो 1। तो ये फिनोटिपिक रेशियो आ गया। इन जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो के बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं इनके बेसिस पे। लेकिन वो क्वेश्चन करने के लिए भी हमारे पास में मेथड्स होते हैं। उसके पहले हम बात करेंगे कि भाई मेंडल ने ये जो कंक्लूजन इनको दिखाई पड़ा, वो जब भी कोई डाईहाइब्रिड क्रॉस करते थे तो उनको जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो यही सेम रेशियो दिखाई पड़ता था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक और लॉ प्रपोज किया जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे उन्होंने क्या प्रपोज किया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि भाई जब भी हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स का इनहेरिटेंस साथ में पढ़ते हैं तो एक पहले मतलब हर जीन का इनहेरिटेंस दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी जीन का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो इंडिपेंडेंटली नॉर्मली अपना इनहेरिट हो रहा होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि भाई व्हेन मोर देन वन जीन इनहेरिट टुगेदर, जब वो इनहेरिट होते हैं, दे डू सो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई भी जीन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। इसके बेसिस पे मेंडल ने ये जो रेशियो मिल रहा था उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। हम वापस से मेंडल के इस क्रॉस को लिखते हैं। यहाँ पे मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। कौन कौन से कैरेक्टर? एक सीड शेप का कैरेक्टर स्टडी किया था और दूसरा सीड कलर का कैरेक्टर स्टडी किया था। जो सीड शेप का कैरेक्टर था उसके लिए पेरेंट्स उन्होंने लिए ये वाले। हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम डाईहाइब्रिड को अलग अलग करके लिख रहे हैं। और सीड कलर के लिए ये वाला कैरेक्टर चूज किया। जब इनको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन आई ये वाली। मतलब सारे के सारे राउंड दिखने चाहिए और सारे के सारे येलो दिखने चाहिए। F1 जनरेशन में क्या सारे के सारे राउंड दिखते हैं? बिल्कुल। क्या सारे के सारे येलो दिखते हैं? बिल्कुल। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने पर भी F1 जनरेशन वैसा ही आ रहा है जैसा डाईहाइब्रिड करके हम मिला के बोल रहे हैं। चलो ठीक है, F2 का देखते हैं। जब हम F2 जनरेशन बनाते हैं तो आपको याद होगा F2 जनरेशन में हम क्रॉस करवा देते हैं सेम जीनोटाइप के बीच में, जिसको सेल्फिंग बोलते हैं। और सेल्फिंग की वजह से हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:3:1
2:1। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन डायरेक्ट लिखते हैं हम, 1:2:1। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 1:2:1 आ रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो इतना बड़ा रेशो आ रहा है जीनोटाइप का, तो मैं बोलूँगा बेटा वो एक्चुअल में वो रेशो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इनके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आया है। ये दो इंडिपेंडेंट रेशोज हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से, जिनके कॉम्बिनेशन से डायरेक्टली हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर हम इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई से क्रॉस करा दें तो हमें रेशो क्या मिलेगा, 1 × 1 = 1। मतलब इसका जो रेशो आया होगा वो 1 आया होगा। ठीक है। इसी को अगर हम इससे क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1 × 2 रेशो 2 आया। अच्छा, इसी को अगर हम थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो क्या रेशो 1 नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे कहीं गलती से आ गया हो, आपको लगेगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं कैपिटल आर, इसको हम तीनों से क्रॉस कराते हैं, इससे और इससे। देखो कैपिटल आर को जब हमने कैपिटल वाई से कंपेयर कराया तो हेट्रोजाइगस 2 रेशो में होता है और होमोजाइगस 1 रेशो में। हेट्रोजाइगस 2 रेशो में, होमोजाइगस 1 रेशो में। तो क्या आया, 2 × 1 = 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हेट्रोजाइगस 2 रेशो में, 2 × 2 = 4। यहाँ पे भी देखो इस कैपिटल आर स्मॉल वाई से हेट्रोजाइगस 2 रेशो में, होमोजाइगस 1 रेशो में क्या आया, 2 × 1 = 2। इसी तरह से जब आप आगे करेंगे तो आप इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे हमने पूरी तरह से जो रेशो हमें 9 रेशो मिला था 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, वो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में करके भी हम निकाल सकते हैं। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो आपको रेशो डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी इंडिविजुअल रेशो निकालना हो ना, जैसे मान लो इसका रेशो निकालना है, डाई हाइब्रिड में आपको बोल दिया कि भाई इसका रेशो निकालो, तो इसका रेशो कितना है, ये एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस 1 से चलता है, हेट्रोजाइगस 2 से चलता है, तो रेशो क्या हो गया, 2। यहाँ पे देखो होमोजाइगस 1 से 1, हेट्रोजाइगस 2 से चलता है, 2 से चलता है, दोनों ×4। तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल याद रखने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तो इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब जीनोटाइप तो डायरेक्ट मिक्सिंग हो रही है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है, खाली हम उनको मिलाकर जब लिख देते हैं तो वो सेम रेशो आ जाता है। चलो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोटाइप होता है, क्योंकि दिखाई हमको सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप दे रहा है। अच्छा, फिनोटिपिक रेशो भी देख लो। जब हम F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो देखेंगे तो शेप के बिहाफ पे जो रेशो आएगा वो 3:1। F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड का शेप रेशो क्या रहता है, 3:1, जिसमें 3 रहेंगे राउंड और 1 रहेगा रिंकल्ड। कलर की बात करें, अगर हम सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में भी सेम रेशो 3:1, 3 वाला येलो और 1 वाला ग्रीन कलर। ये तो फिनोटिपिक रेशो इनका इंडिविजुअल है। जब हम इसको मिक्स करेंगे, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कैसा रेशो आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 के साथ और 1 के साथ, रेशो क्या आएगा, 9। 3 × 3, कौन सा मल्टीप्लाई किया, राउंड एंड येलो। तो हमारे पास में राउंड और येलो का रेशो कितना आएगा, 9:2। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, राउंड और ग्रीन को मल्टीप्लाई किया तो कितना रेशो आया, 3 × 1 = 3। यहाँ पे आएगा राउंड एंड ग्रीन। अब 1 को मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, पहले इसके साथ में और फिर इसके साथ में। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 आया, कलर कौन सा है, येलो, रिंकल्ड एंड येलो। लास्ट जो कॉम्बिनेशन है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 रेशो आया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन।
तो क्या ये फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 क्या सेम ऐसा ही नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, जो हमने पहले ही बताया था 9:3:3:1। और अब हमें इंडिविजुअल इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो डायरेक्ट बाई फिनोटिपिक रेशियो इसको याद रखेंगे ना, राउंड रिंकल्ड, और जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है उसके बिहाफ पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर कोई भी पॉली हाइब्रिड क्रॉस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस को याद रखेंगे और जो आगे की चीज़ें आती जाएंगी उनको सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मल्टीपल मान के सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक दो क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर में, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और ज़्यादा चीज़ें आपको बनेंगी फिर यहाँ पे। इसके बाद हम पॉली हाइब्रिड क्रॉस, मतलब जब डाई हाइब्रिड क्रॉस के भी आगे जाते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे हम 4-4 जीन्स, 3-3 जीन्स, 5-5 जीन्स पेंटा हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मान लो हमारे पास में ये पेरेंट हमने चूज किया जो मेंडल ने क्रॉस किया था, सेम वही कर लेते हैं अभी पहले क्वेश्चन में, इजी वाला। इसको क्रॉस करा हमने और F2 जनरेशन में हमारे पास में इस ऑफस्प्रिंग का रेशो कितना होगा एंड परसेंटेज कितना होगा। सिर्फ हमें इस वाले ऑफस्प्रिंग का जिसका जीनोटाइप ये है, इसका रेशो कितना होगा और परसेंटेज कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब इसको करने के लिए आपको मालूम है भाई, ये तो नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और जब नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। आप उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह सॉल्व ही मत करो, आप किसकी तरह सॉल्व करो, आप उसको दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट हम F2 पे जाते हैं क्योंकि F1 का मतलब नहीं है उतना बड़ा बनाने का। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है बेटा, 1:2:1। ये मेंटली हो जाएगा, जब आप एक बार इसको 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये मेंटली कर लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल बार, ये वाला रेशियो आएगा सिंपल सा। हमें कौन सा रेशियो चाहिए, हमें इस 2 के साथ में स्मॉल वाई का रेशियो चाहिए, मतलब इसको हमें इसके साथ क्रॉस करवाना है, बिल्कुल क्रॉस करवाना है। जब हम इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो टोटल रेशियो कितना आएगा बेटा, तो टोटल रेशियो हमारे पास में आ जाएगा 2। अच्छा, ओवरऑल कितने बने थे, 16। टोटल जाइगोट कितने बने थे, 16। तो 2/16 यानी 1/8। हमारे टोटल डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जाइगोट बने थे वो 16 बने थे, पुनेट स्क्वायर में आपको याद होगा। तो 1/8 इसका रेशियो आ गया। इसी को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 12.5%। एक तरीका ये है, ये बहुत बड़ा तरीका है, ये तो खैर इससे बिल्कुल बेसिक वाला तरीका है। अगर इससे भी एडवांस तरीका आपको जानना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करो, इसका रेशो यहीं पर निकाल लो, इसका इंडिविजुअल रेशो यहाँ पे निकाल लो, इसका इंडिविजुअल रेशो यहाँ पे निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशो जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर बनाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसमें इस वाले का रेशो कितना है, बस आप डायरेक्ट ये लिखो। देखो इसमें ये वाले कितने बन रहे हैं, 2, तो 2 जो रेशो आएगा वो आएगा 2/4। टोटल कितने, 4। तो हमारे पास में जो रेशो आ गया 1/2/4 और 1/2, दोनों ठीक है। किसी के साथ भी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, है ना। इसी तरह से कलर के लिए भी F2 जनरेशन डायरेक्ट लिखो भाई। जब हमने कलर के लिए F2 जनरेशन लिखेंगे तो पुनेट स्क्वायर ऐसा बनेगा, माइंड में होगा ये कैलकुलेशन अगली बार, पहली बार बस हम इसको लिखा रहे हैं। अच्छा, हमें रेशो किसका चाहिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, हमें यही चाहिए था। अच्छा सॉरी, हमें स्मॉल वाई का चाहिए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं।
हमें स्मॉल वाई का रेशो चाहिए। देखो कितने हैं स्मॉल वाई, एक, कितने में से, 4 में से, तो इसका रेशो कितना आ गया 1/4। इसका रेशो कितना आ गया 1/2। क्या हमें ये दोनों साथ साथ में चाहिए? भाई हमें तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब आपको ये रेशो लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये पता है कि इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है, इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशो आपका डायरेक्ट आया। और रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 12.5%, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की पावर। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो हमारे पास में हमने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है, 2 जीन्स को लेकर के क्रॉस किया है, लेकिन अब की बार यही लेते हैं, ये वाला जीन है और ये जीन है, ठीक है। दूसरा ये कंडीशन, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कंडीशन हमने अब की बार चेंज की है, जानबूझ के चेंज की है, क्योंकि नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस तो अब आप निकाल ही लोगे। इन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस करने पे कुछ ऑफस्प्रिंग हमको मिलते हैं, कुछ बच्चे हमको मिलते हैं, और जो बच्चे मिलते हैं उनका टोटल नंबर है 1500, सॉरी 1200 ले लेते हैं, वो कट जाता है इजीली। 1200 बच्चे यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। इन 1200 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा होगा? ये पहला क्वेश्चन है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और लेंगे। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा? ये तीनों आपको निकाल के देने हैं, ठीक है। सिंपल सा है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, एक साथ किसी को सॉल्व नहीं करना। और जब अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप रेशो मिलता जाएगा। पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसके लिए सॉल्व करते हैं, या इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल आर, इसके लिए हमें सॉल्व करना है, और पेरेंट क्या दिए हुए हैं हमको? कैपिटल आर, ठीक। अच्छा, पहले हम सॉल्व करेंगे आर वाला। जब आर वाला सॉल्व करेंगे तो आर का डायरेक्ट पुनेट स्क्वायर बना लो, डायरेक्ट क्या बना लो? पुनेट स्क्वायर, है ना। अलग से गैमेट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें लिखो ताकि इजी होगा, जल्दी होगा। जब क्रॉस कराएंगे तो ये और ये। ध्यान से समझना है कि जो कैपिटल आर वाले हैं वो कितने रेशो में बन रहे हैं। कैपिटल आर वाले जो बन रहे हैं वो 100%, मतलब 1:1 या फिर 1, इसको बोलते हैं। पूरे के पूरे कैपिटल आर स्मॉल आर ही बन रहे हैं, और कोई तो बन ही नहीं रहा, तो नीचे तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो 1 ही रेशो रहेगा। अच्छा, वाई के लिए भी सॉल्व कर लो, एक ही बार सॉल्व करना है, बाकी तो आपका जल्दी जल्दी बनता जाएगा। वाई के भी डायरेक्ट गैमेट्स लिखो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गैमेट्स लिखो पुनेट स्क्वायर में। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करेंगे तो कुछ ये आएगा, ये रहेगा। इसमें हमारे पास रेशो आया है कैपिटल वाई का, जिसमें 1:2:1। वैसे रेशो काम नहीं आएगा, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये था। जब पहला क्वेश्चन ये था तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशो कितना आया? 1, कुछ और रेशो ही नहीं है। अच्छा, स्मॉल वाई का रेशो कितना है? स्मॉल वाई 1 है आउट ऑफ 4, 4 में से 1 कैसा है? स्मॉल वाई, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 आउट ऑफ 4, तो इसका रेशो आ जाएगा 1:1/4। मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आया आंसर। लेकिन हमें रेशो नहीं बताना था, हमको बताना था नंबर। अच्छा, टोटल ऑफस्प्रिंग 1200 है, 1200 में से 1/4 कैसे होंगे? ये वाले। जब 1200 का 1/4 हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये 3 से कटता है 300, जो 300 ऑफस्प्रिंग है वो कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले होंगे। अच्छा, दूसरा देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर से देखो कैपिटल आर का रेशो क्या है? अब की बार रेशो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 1, उसको तो बस सारे के सारे एक ही जैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर जैसे ही हैं, तो उसमें दूसरा लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, 1।
और कैपिटल वाई का इंडिविजुअल रेशो कितना है 1/4, क्योंकि ये टोटल 1 बन रहा है 4 में से, तो इसका रेशो हो जाएगा 1/4। तो टोटल ओवरऑल रेशो 1/4। फिर से हम 1/4 का जो अगर 1200 का करेंगे तो वो 300 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 300, ये भी ठीक है। लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका रेशो बताना है, सोच के बताना। क्या जब हम पेरेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, जो हमें दिए हुए पेरेंट्स हैं उनको कंबाइन करने पे, क्या कहीं भी कोई भी ऐसा रेशो है जो स्मॉल आर को रिलेट कर रहा हो? नहीं। तो स्मॉल आर का रेशो क्या हो जाएगा 0। जब 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो 0% ही आएगा, 0 रेशो ही आएगा, क्योंकि वो कुछ आ ही नहीं सकता। जब स्मॉल आर पॉसिबल ही नहीं है, तो वाई पॉसिबल हो या उसका कोई सा भी रेशो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास में जो रेशो आएगा वो 0% यहाँ पे आने वाला है, जो रेशो आएगा वो भी 0 ही आएगा। ये हो गई जीनोटाइप को लेकर के। फिनोटाइप को लेकर के और इजी है, अगर आप फिनोटाइप को लेकर के सॉल्व करेंगे तो फिर और इजी। हम 2 क्वेश्चन फिनोटाइप को लेकर के भी सॉल्व करेंगे। अब मान लो हमारे पास में 2 पेरेंट्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये, और एक पेरेंट है ऐसा, ठीक है। और हमसे यहाँ पे बोला गया है कि भाई ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, टोटल ऑफस्प्रिंग 1000 बन रहे हैं, ताकि वो डिवाइड हो जाए, हमने 1000 इसलिए इजीली दिया है ना। अब इस ऑफस्प्रिंग में से कितने ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जो दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट होने चाहिए? कितने ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जिनका फिनोटाइप डोमिनेंट होना चाहिए फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर्स के लिए जो कैसे होने चाहिए डोमिनेंट। अब की बार ध्यान से देखो, तो हमने फिनोटाइप की बात की है, जीनोटाइप की तो बात ही नहीं की है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व वैसे ही करना है। देखो पहले ए को सॉल्व करो अलग और बी को सॉल्व कर लो अलग, सबसे इजी यही रहता है। डायरेक्ट हम पुनेट स्क्वायर में गैमीट लिखेंगे, अलग से गैमीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेरेंट को इस तरफ और एक पेरेंट को इस तरफ, क्रॉस जल्दी से कराएंगे, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। एक बार क्रॉस याद कर देंगे तो क्रॉस भी नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए बनाना पड़ेगा। बी को करेंगे तो दोनों हेट्रोजाइगस हैं, फिर से जल्दी से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। बस जल्दी से हमने कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं थी। वैसे हमें ये मेंटली करना आना चाहिए, धीरे धीरे करके मेंटली भी आएगा, ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें फिनोटिपिकली डोमिनेंट चाहिए दोनों कैरेक्टर्स के लिए, तो पहले हम एक एक कैरेक्टर्स के लिए फिनोटिपिकली डोमिनेंट का रेशो ले लेते हैं। इसके लिए जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट का रेशो कितना है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है? बिल्कुल, क्योंकि एक एलील तो डोमिनेंट है ना। क्या ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है? बिल्कुल। क्या ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है? बिल्कुल। क्या ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है? बिल्कुल। तो सारे के सारे मतलब 4 जो हैं, चारों के चारों फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, तो जब काटेंगे तो 1 रेशो आ जाएगा, मतलब 100% फिनोटिपिकली डोमिनेंट है। यहाँ पर देखते हैं फिनोटिपिकली डोमिनेंट कौन कौन से। क्या कैपिटल बी बिल्कुल फिनोटिपिकली डोमिनेंट है। क्या कैपिटल बी स्मॉल बी फिनोटिपिकली डोमिनेंट है? बिल्कुल है। क्या कैपिटल बी स्मॉल बी फिनोटिपिक, बिल्कुल। जब तक एक भी एलील डोमिनेंट वाला होगा या दोनों एलील डोमिनेंट वाले होंगे, वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट ही दिखेगा। पर क्या ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट होगा? नहीं। तो फिनोटिपिकली डोमिनेंट का रेशो आ जाएगा 3/4, 3 ऐसे हैं आउट ऑफ 4। तो जब रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे रहेंगे? फिनोटिपिकली डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर्स के लिए। तो जब 3/4 को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 3/4 किसके? 1000 के, 4 से ये जाएगा 250, 750। तो 750 जो बच्चे हैं वो क्या आएंगे? फिनोटिपिकली डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स। ये हमारा फिनोटाइप निकालने का तरीका है। क्रॉस यही करना है सिर्फ। अब की बार जीनोटाइप कंसीडर मत करो, फिनोटाइप कंसीडर कर लो। फिनोटाइप का रेशो निकाल लो, एक का दूसरे का मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं, जो 2 जीन्स के लिए क्रॉस हैं, उनके कंसेप्ट को भी समझा, उनका लॉ भी समझा, और
क्वेश्चंस भी किए। लेकिन अगर मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ की बात करें तो वो सिर्फ 2 जीन की बात नहीं कर रहा, वो एक से ज़्यादा कितने भी जीन्स हैं उसकी बात कर रहा है। मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है वो एक से ज़्यादा कितने भी जीन्स हैं उस पर अप्लाई होता है। वो 3 जीन कंडीशन पर भी अप्लाई होगा, वो 4 जीन कंडीशन पर भी अप्लाई होगा, वो 5 जीन कंडीशन पर भी अप्लाई होगा, वो उसके आगे वाले जीन कंडीशन पर भी अप्लाई होगा। तो उसके लिए हमें एक बार एक जर्नल पॉलीहाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा। भाई जरूरी थोड़ी है वो तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस ही हर बार देगा, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। हो सकता है भाई वो तुम्हें पॉलीहाइब्रिड क्रॉस दे दे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दे दे, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस दे दे, तो उसे भी हम कैसे मोनोहाइब्रिड में कन्वर्ट करके करते हैं वो आना चाहिए। ठीक है, देखो सिंपल सा है, हमारे पास में एक्चुअल क्रॉस सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। जो हमारे पास में एक्चुअल क्रॉस होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड होता है। उसके आगे के जितने भी क्रॉस होते हैं वो उसके मल्टीपल होते हैं बस, और उनके सारे के सारे पैरामीटर हम मोनोहाइब्रिड के पैरामीटर से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे मोनोहाइब्रिड रखें, यहाँ पे डाई हाइब्रिड रखें, यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड रखें, यहाँ पर टेट्रा हाइब्रिड रखें, पेंटा हाइब्रिड की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या टेट्रा हाइब्रिड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम ठीक है बनाने के लिए लिख दिया हमने। इन सब का ना हम F2 रेशियो पढ़ेंगे। भाई F1 रेशियो तो हमें पता है कि सारे के सारे एक जैसे बनते हैं, सारे के सारे डोमिनेंट बनते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको क्या पढ़ने वाले F2 रेशियो। F2 रेशियो में पहले हम बात करेंगे कि भाई कितने तरह के जाइगोट बनते हैं, जो जाइगोट की पॉसिबिलिटी है वो कितने तरह की है, जो जीनोटाइप हैं वो कितने तरह के बनेंगे, और उनका रेशियो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि रेशियो तो सारा हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन कितने तरह के रेशियो आएंगे और उसको निकाला कैसे जा सकता है वो हम यहाँ लिखेंगे। फिनोटाइप कितने तरह के आएंगे और उनको निकाला कैसे जा सकता है वो लिखेंगे। पूरा फिनोटाइप तो हम नहीं लिखने वाले हर डब्बे में, उतनी जगह भी नहीं है और उतना हमारे पास टाइम भी नहीं रहेगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। देखो जब हम मोनोहाइब्रिड करते हैं तो टोटल जाइगोट कितने आते हैं, 4। टोटल की बात कर रहे हैं, जो पुनेट स्क्वायर में टोटल बॉक्स थे वो कितने थे, 4, सिंपल। अब इसी को 4 को पावर में मल्टीप्लाई करते जाओ, 4:1 2। यहाँ पे क्या था, 4:1 इज इक्वल टू 4, 4:2 इज इक्वल टू 16, 4:3 इज इक्वल टू 64, 4:4 इज इक्वल टू 64 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 296। यहाँ पे 4 की पावर 5 वो आप खुद कर सकते हैं, मतलब जाइगोट का नंबर जो है वो 4 की पावर में चलता है। अच्छा जीनोटाइप की बात करो तो जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड में कैसा आया था, 1:2:1, मतलब टोटल टाइप बताओ तो 3 आए थे, मतलब 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो डाई हाइब्रिड के लिए 3 की पावर 2 लिख दो। 3 की पावर 2 मतलब जीनोटाइप हो गए 9 तरह के, जो हमने 1:2:1:2:4:1:1 लिखा था, 9 तरह के लिखे थे वो इसी वजह से थे। और उनको निकालने का तरीका भी बहुत ईजी है, 2 को खाली मल्टीप्लाई ही तो करना है, हम करेंगे नहीं क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई ही तो करना है। ट्राई हाइब्रिड में इसको 3 कर दो, 3 यानी 27, इसमें भी कुछ नहीं करना, 1:2:1 को मल्टीप्लाई करना है, 1:2:1 को मल्टीप्लाई करना है, और उसको फिर से 1:2:1 को मल्टीप्लाई करना है, बस। तो 27 तरह के आएंगे, हम बनाएंगे नहीं, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सॉल्व होगा। टेट्रा हाइब्रिड में 3 की पावर 4, पेंटा हाइब्रिड में 3 की पावर 5, मतलब जीनोटाइप 3 की पावर से चलता है। अच्छा फिनोटाइप कैसे चलता है, फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड में कितने आए थे, 3:1, मतलब 2 तरह के ही आए थे, तो ये 2 की पावर पे चलेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अगर इस एग्जैक्ट रेशियो निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते जाओ उतनी ही बार, 3:1, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1, यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा आ जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि भाई हमें अगर नंबर आता है तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा उसमें रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा, ठीक है। एक बार जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि भाई पॉली हाइब्रिड को कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल अगर पॉली हाइब्रिड पे आ जाता है, डाई हाइब्रिड पे नहीं आता। डाई हाइब्रिड पे तो हमें याद है,
मान लो हमारे पास में कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है जहां पे हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करवा रहे हैं और 3 जीन्स का इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं। ये इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन, ठीक है। इसको क्रॉस कराने पर हमें बस ये बताना है कि भाई इस प्रोजेनी का रेशियो कितना बनेगा। सबसे मुश्किल वाला डायरेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि हम एक ही दो करेंगे, ज़्यादा इसमें अब खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट इस ऑफस्प्रिंग का रेशियो या फिर परसेंटेज निकालना है, दोनों चीज़ें निकाल देंगे। निकालना बहुत ईजी है। देखो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको फिर से क्या सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है और इस वाले को अलग सॉल्व। 3 क्रॉस करो और तीनों को अलग अलग करो और तीनों को अलग करने के बाद में रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट करेंगे उसको बहुत ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। पेरेंट्स का क्रॉस लिखना स्टार्ट कर दिया करो ऐसे में, ए और स्मॉल है। वैसे अब ये याद भी हो जाना चाहिए लेकिन ठीक है अभी आपको याद नहीं है तो अच्छा। हमें चाहिए क्या, कैपिटल ए कितना रेशियो आया 1/4। ऐसा सिर्फ एक है आउट ऑफ 4 तो रेशियो क्या आ गया 1/4। अच्छा इसको क्रॉस करा के कैपिटल बी स्मॉल बी वाला रेशियो देखो, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। रेशियो जो आया कैपिटल बी स्मॉल बी का वो 2 आया आउट ऑफ 4 मतलब 1/2। तो रेशियो आया 1/2। इनको मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक और आप यूज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो कैपिटल बी स्मॉल बी और जो कैपिटल डी स्मॉल डी है वो भी तो सेम ही है भाई, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। कैपिटल बी दोनों हेट्रोजाइगस बी के भी हैं और हेट्रोजाइगस डी के भी हैं, तो आप इसी का यूज़ कर लो ना। कैपिटल डी स्मॉल डी को यूज़ करके कैपिटल डी कितना आएगा, जितना कैपिटल बी आया होगा कितना आया 1/4। तो यहाँ पे भी रेशियो 1/4 रेशियो आया 4:2 8 4 जा 32 तो 1:1/32 इसका रेशियो आ गया। परसेंटेज में निकालना है 1/32 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, 4 से डिवाइड करो 8, 4 से डिवाइड करो 25, 8 को डिवाइड करो 12.3, 12 से इसको डिवाइड करोगे 3 ये आएगा 1, 2 गया 5, 3.15%। तो ये आप परसेंटेज में निकाल सकते हो, रेशियो में निकाल सकते हो, किसी में निकाल सकते हो। नंबर में कन्वर्ट करना होता इसको, जो भी नंबर आपको टोटल दिया होता उससे मल्टीप्लाई करते नंबर निकल आता डायरेक्ट। तो कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई हाइब्रिड में भी एक टेट्रा हाइब्रिड भी कर देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, टेट्रा हाइब्रिड कर लेते हैं। चलो आपको ये जीन का नाम कोई भी दे सकता था लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये समझ में आते हैं ईजिली, सिंबल एक्सप्लेन हो पाते हैं। ठीक, ये आपको दिया हुआ है पेरेंट्स का क्रॉस। मान लो यहाँ पे आपको बोल दिया कि भाई 1000 ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, इनके क्रॉस करने से हमने कितने ऑफस्प्रिंग बनाए हैं टोटल 1000 ऑफस्प्रिंग। इन 1000 ऑफस्प्रिंग में से कितने ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जो फिनोटिपिकली सबके लिए डोमिनेंट होंगे। ध्यान से क्वेश्चन सुन लिया करो, जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप। जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट होंगे फॉर ऑल, जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट होंगे फॉर ऑल, ठीक है। और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, टेट्रा हाइब्रिड का है, फिर भी देखो हम कितने इजीली सॉल्व करेंगे इसको। फिर से क्रॉस बना लो, मैंने बोला है क्रॉस बनाना ऑप्शनल है, जिसको अब धीरे धीरे याद होने लगा है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पर दोनों हाइब्रिड कंडीशन में, जब दोनों हाइब्रिड कंडीशन में होते हैं तो रेशियो 1:2:1 आता है, ठीक है। करके भी देख सकते हैं, चलो अभी कर ही देते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है। अगर हमें फिनोटिपिकली डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें से फिनोटिपिकली डोमिनेंट का रेशियो कितना है 3:4, 3 आउट ऑफ 4 फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 3:4, मल्टीप्लाई करते जाएंगे अभी, है ना। दूसरा है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी। अब यहाँ पर एक पेरेंट तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, अगर एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है तो दूसरे का कोई सा भी एलील आ जाए उसके सामने वो रहेगा तो डोमिनेंट ही ना फिनोटिपिकली। तो इसको तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप 1 लिख दो डायरेक्ट। अब मैं इसको बनाऊंगा भी नहीं। सेम यहाँ पर देखो एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है,
इसका एलील किसी के साथ भी कंबाइन हो, कैपिटल के साथ स्मॉल के साथ, वो रहेगा तो डोमिनेंट ही ना, तो सारे के सारे बच्चे डोमिनेंट बनेंगे 1:। कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई कैपिटल ई, एक पेरेंट होमोजाइगस है, दूसरा कैसा भी रहे सारा का सारा डोमिनेंट बनेगा 1:। देखो कितना सिंपल रेशो आया यहाँ पे 3:4 रेशो। लेकिन हमें रेशो निकालना नहीं है, हमें तो नंबर बताना है। तो 3:4 को नंबर निकालने के लिए टोटल से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। तो मल्टीप्लाई किया 1000, 250 आया, 250 को मल्टीप्लाई किया 750, सीधा हमारा यहाँ पे आंसर है। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं। कितने रेशो कितने गैमीट क्या बनाना पड़ा, हमें कुछ भी नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट रेशो निकाल करके हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर करते गए। सो ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल टाइप के क्रॉस को पढ़ने वाले हैं जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे, जिसमें से टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सारे कुछ स्पेशल क्रॉस हैं जो मेंडल ने अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किए थे। उन सारे क्रॉस के बाद में हम मेंडल के वर्क की लिमिटेशंस और उसके मेरिट्स की बात करेंगे कि भाई मेंडल का वर्क इतना प्रॉपर कैसे रिजल्ट उनको मिला था, और इतने प्रॉपर रिजल्ट मिलने के बाद भी उनका जो सक्सेस था वो इंश्योर क्यों नहीं हो पाया। भाई मेंडल अपने लाइफ टाइम में उन्हें कभी भी क्रेडिट नहीं दिया गया उनके काम का, तो ऐसा क्यों था। तो ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम पोस्ट मेंडलिज्म, मेंडल के बाद का जो जेनेटिक वर्क है उसको समझने वाले हैं।